नमस्कार। मैं डॉक्टर राम आशीष श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक विधि, गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, छत्तीसगढ़। आज हम भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे, जिनका विस्तार भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। सबसे पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा राज्य के नीति के निर्देशक के तत्व के संबंध में कहा गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं। इनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व वे कर्तव्य हैं जिनको प्राप्त करना एक राज्य का लक्ष्य और उद्देश्य होता है। राज्य का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। अब हम डॉक्टर डी बसु के अनुसार राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में जानेंगे। कहा गया है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व राज्य के आदर्श, राज्य की नीति का निर्धारण तथा नागरिकों के न्याय, अन्याय, अधिकार के रूप में परिणत किया गया है। डॉक्टर के.जे.सी. जौहरी द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के लिए 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें लोकतंत्रीय समाजवाद, बौद्धिक समाजवाद तथा गांधीवादी निर्देशक तत्व हैं। अब हम भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 36, जिसके अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है, यहाँ पर बतलाया गया है। इस भाग के संदर्भ में भाग जो 4 है उसके संबंध में राज्य से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर बतलाया गया है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के अंतर्गत है। भाग 3 अर्थात जो कि मूल अधिकारों के संबंध में राज्य का अर्थ होगा, या राज्य के जो मूल अधिकार हैं उनके लिए जिस अर्थ में राज्य का अर्थ लगाया जाएगा वही इस भाग के अंतर्गत लगाया जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत बतलाया गया है कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्यों के विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। यहाँ पर इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के अंतर्गत किन किन बातों के लिए सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 37। इसके अंतर्गत कहा गया है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, जिसके अंतर्गत बतलाया गया है
कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, अर्थात जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है, उनके प्रवर्तन के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। अर्थात ये जो कर्तव्य रूप में राज्य को प्रदत्त किए गए हैं, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। राज्य चाहे तो इस संबंध में नियम बनाए और राज्य चाहे तो इस संबंध में नियम ना बनाए या कानून ना बनाए, आगे बतलाया गया है। किंतु फिर भी इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन के मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना आवश्यक कर्तव्य है। यहाँ पर राज्य का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि वो इन मूल कर्तव्यों को लागू करे। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण साधारणतः या अध्ययन की दृष्टि से या फिर सामाजिक दायित्वों की दृष्टि से इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक न्याय के अधिकार जो राज्य की नीति के निर्देशक के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। दूसरे के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा। तीसरे समाज कल्याण। प्रथम के लिए 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में यहाँ पर उन अनुच्छेदों की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित अधिकार, जिसके अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 जो कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसके अंतर्गत बतलाया गया है खंड 1 में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर राज्य का दायित्व बना दिया गया है कि वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे और उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब की सब मिलकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था या स्थापना करने का प्रयत्न करेंगे। खंड 2 के अंतर्गत बतलाया गया है राज्य और विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं के अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत के अंतर्गत हम अनुच्छेद 39 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का
विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पहला, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। खंड बी, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। खंड सी, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ई, पुरुष और स्त्री कर्मकार के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। एफ, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत हम बात करेंगे अनुच्छेद 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य का यह दायित्व होगा कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या विधिक अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहरी अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योगों के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में
कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्राथमिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का उपबंध। राज्य सभी बालकों के लिए जब तक कि वे 6 वर्षों की आयु पूरी ना कर लें प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोग से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अब हम ऐसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे जो कि समाज कल्याण के संबंध में उपबंध करते हैं और राज्य का यहाँ पर यह कर्तव्य बनाते हैं कि वो इन दशाओं को ठीक करने या फिर इन विषयों के संबंध में कानून बनाए और उनको सुचारू रूप से संचालित करे। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 की, जिसके अंतर्गत कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति
लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, खंड का राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, खंड का संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और घ अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यह वीडियो BA LLB एवं LLB के छात्रों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए नहीं बनाया गया है। धन्यवाद।